बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके वक्त का। कोई ताज्जुब हैरत आपके लिए थी जब कल अली नवाज अवान आईपीबी में शामिल हुए? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बहुत जुल्म अजीम होगा कि हम किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठें और हम फ़लस्तीन की बात ना करें। हमारे इज्तिमाई बदन से खून रिस रहा है और उम्मत मुस्लिमा सोई हुई है। अल्लाह हमें उसी तरह बेदार करे जिस तरह इकबाल का ख्वाब था और जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत से चाहते हैं कि इसके एक बदन में तकलीफ हो तो सबको तकलीफ तो हमें पहुंचती है, लेकिन हमारी मुश्तरका आवाज़ नहीं है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा पे वो दिन लाए कि हम एक जान दो गालिब हों और इस तरह के जुल्मों को हम रोक सकें। आमीन। अमीर अब्बास भाई, मेरे लिए एक और अफसोस का दिन, लेकिन सियासत इधर करना उधर करना, किसी और जमात में चले गए, ये सारी चीज़ें सियासत में होती रहती हैं, लेकिन वो तब तक अच्छी हैं जब तक वो ऑर्गेनिक हों। एक शख्स अपनी मर्जी से कहीं जाए तो उसको उसका हक होना चाहिए। अगर उसको कोई अपनी सियासी जमात से बेहतर कहीं और लगे, लेकिन जब कभी किसी और वजह से आपको जाना पड़े, आप किसी लालच में जाते हैं, किसी खौफ में जाते हैं, किसी भी और वजह से जाते हैं, वो शख्स खुद बता सकता है वो क्यों गया है। लेकिन इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, उसमें लग ही नहीं रहा कि ये ऑर्गेनिक फैसला है, एक फैसला जो कि आप एक मन मर्जी से आजाद फिजा में ले सके। जो भी वजह है वो तो अली नवाज अवान साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि एक सियासी कारकुन जो है जिस तरीके से वो गया है, वो इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए नुकसान है। सियासी कारकुन जो है वो इस जमहूरी इमारत की एक ईंट है। तो एक एक ईंट अगर इस तरह गिरती गई तो ये तहरीक इंसाफ की ईंट नहीं निकल रही, ये इस पूरी पॉलिटिकल सिस्टम की ईंटें हैं जो निकल रही हैं, और उसका नुकसान पॉलिटिकल पॉलिटी को होगा। अली मोहम्मद खान साहब, अली नवाज अवान साहब की तो एक वीडियो भी सामने आई थी कुछ अर्सा पहले, जिसमें जी। उन्होंने कहा था कि मेरे से मुतल्लिक कोई और बयान मंसूब ना किया जाए, अगर कभी ऐसा वक्त हुआ तो मेरा बयान यही है कि मैं पीटीआई के साथ खड़ा हूँ। और उसके बाद फिर वो कल आईपीबी में शामिल हो गए, लेकिन एक गैर मामूली बात ये थी कि ना उनका इंटरव्यू हुआ और ना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो नुकसान तो है ना ये फिर पार्टी के लिए, अगर लोग छोड़ रहे हैं, तंजीमी लोग होंगे, तंजीम कैसे चलेगी? देखें, अगर मैं ये कहूं कि किसी के जाने से नुकसान नहीं होता तो वो बात भी सही नहीं है। लेकिन क्योंकि जाहिर है एक शख्स एक वक्त तक काम करता है, वो अपने एक नीश बनाता है, उसके साथ एक लोग चलते हैं, तंजीम चलती है। लेकिन आज से चंद साल पहले हमें कोई नहीं जानता था। हमारा वोट तहरीक इंसाफ के नजरिए का है। इस वक्त तहरीक इंसाफ का नजरिया या बयानिया बयानिया बेहतर लफ्ज है, वो अवाम में घर कर चुका है। ये सोचना कि कोई भी खड़ा हो जाए वो जीत जाएगा, ये भी गलत है। मैं सियासी कारकुन हूं, अपने हल्के में इतने अरसे से कारकुन के तौर पे काम कर रहा हूं। अपने भी इलेक्शन अल्लाह ने लड़वाए, अल्लाह ने जितवाए, मेरी क्या बसात है। और मेरे हल्के से मेरा चेयरमैन खान साहब भी जीत लड़े और वो भी जीते। तो ये सारी डायनामिक्स नजर में है। हर वो शख्स तहरीक इंसाफ के टिकट से जीतेगा, चाहे वो कोई बहुत बड़ा स्टालवर्ट है या कोई कारकुन है जिसकी हल्के में प्रेजेंस है और जो हल्के में जिसकी मौजूदगी है, और लोग जिसकी जो हमारे डायनामिक्स हैं, गमी खुशी में गया है, किसी के थाने कचहरी में गया है, कोई वो गमख्वार है, गरीबों के पास गया है, उसका एक पॉलिटिकल रोल है, जिरगे में बैठा है, पंचायत में बैठा है, जो उनसा भी कोई गरीब, बेशक वो मिडिल क्लास का गरीब बच्चा क्यों ना हो, उसको टिकट मिलेगा, वो जीतेगा। तो ये तो हमारा इतना बड़ा मसला वो नहीं है। देखें, जीत हम जाएंगे, लेकिन इस तरह ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। एक तरफ मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जब मोहतरम सदर ममलिकत से वो मिले, तो उसके बाद उन्होंने राज साहब ने बात की, सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, कि लेवल प्लेइंग फील्ड और तमाम जमातों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इस तरह की इस पैराए में उन्होंने गुफ्तगू की थी। तो इस वक्त जो हो रहा है मीर अब्बास साहब, ये किसी भी तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और एक और चीज मुझे ये कहने दीजिए, एक होते हैं ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। इस मुल्क में दो बार, एक तो हमारी और आपकी पैदाइश से पहले था ना, वो तो उसका तो हमें सिर्फ किताबों में है, कायद आजम का। जी। इवन भुट्टो साहब का भी मेरा और आपकी पैदाइश से पहले का वाक़या है। लेकिन हालिया तारीख में दो बार ऐसे हुआ है कि यूथ को जहन में एक मैसेज डाला गया कि ये तुम्हारा मुल्क है
اور کسی اور نے نہیں. تم نے اس کو سیاست کے ذریعے ایک پرامن پولیٹیکل جدوجہد سے ٹھیک کرنا ہے. ایک دفعہ بھٹو صاحب نے کیا, ایک دفعہ خان صاحب نے کیا. یہ جو مجھے ایک اور فکر ہے, دیکھیں مجھے ان دونوں مجھے دو چیزیں بڑی ہرٹ کر رہی ہیں, کیونکہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو ایک ویژن پہ آئے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے راول پنڈی میں ہمارا جلسہ تھا, اور اٹ واز 2011-12. اچھا, اس 24 نومبر کو مجھے 12 سال پورے ہو جائیں گے خان صاحب کی جماعت میں, بلکہ اب وہ میری جماعت ہے, میری جماعت ہے, ہم سب کی یوتھ کی جماعت ہے. میں آیا ایک کارکن کے طور پہ, میں اس وقت نہ میں نے تھا نہ مجھے کوئی نہیں جانتا تھا یہ کون ہے. کارکنوں کے ساتھ آیا زندہ باد کرتے ہوئے. پیچھے سے میں نے دیکھا لیاقت باغ میں, تو سٹیج پہ عمران خان صاحب کھڑے تھے اور صداقت عباسی صاحب مجھے دور سے نظر آئے. اب تو وہ جماعت چھوڑ گئے ہیں, جو بھی وجوہات تھی, اور لیڈرشپ تھی. پیچھے قائد کی تصویر تھی, علامہ کی تصویر تھی, اور ایک ترانہ لگا ہوا تھا سٹیج پہ کہ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگہ دو, کاغی عمرہ کے در و دیوار ہلا دو, جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روٹی, اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا. یہ ایک انقلابی شاعری علامہ کی. جی. اور میں نے کراؤڈ پہ نظر ڈالی تو ہم جیسے کارکن, ہم تو گاؤں علاقے سے آئے تھے نا, ہم جیسے لوگ بھی آئے ہوئے تھے ویگنوں میں, گاڑیوں میں. اور میں نے وہاں ایلیٹ کلاس دیکھی, میں نے ریڈیو والا بھی دیکھا, اور میں نے ریٹائرڈ ملازمین نہیں ہوتے سول سروس کے, جی. جو سیکٹری میکٹری لیول کے پرانے, جو جن کے درد ہوتا ہے, جس طرح رویداد خان صاحب جیسے لوگ. اور میں نے خواتین دیکھی, میں نے بڑی عمر کی اور نوجوان بچیاں, سب میں نے دیکھا کہ ایک ماحول تھا, ایسے لگ رہا تھا جیسے نیا پاکستان بن رہا ہے, قائد کا اقبال کا بن رہا ہے. تو میرا نقطہ سب پلیز سمجھیے, یہ جو سارا ہو رہا ہے نا, وہ دل ٹوٹ رہا ہے پاکستان کی یوتھ کا. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کا مایوسی پھیل رہی ہے نوجوان میں. پاکستان کا جو نوجوان ہے اس کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یار یہ ملک میں شاید یہ ملک کی قیادت شاید میرے لیے نہیں ہے. میں انجینئر بن سکتا ہوں, میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں, میں ایون آرم فورس میں جا, میں سب کو کہتا ہوں, میں منسٹر وغیرہ, یہ سیاست میرے بس کا روگ نہیں ہے. یہ بس اسی طرح کے لوگ ہیں, کبھی اس جماعت کبھی اس جماعت میں, کبھی ادھر سے پیسے پکڑ, کبھی ادھر سے. ایک نقطہ یہ. اور دوسرا جو مجھے یہ بھی کہنے دیجیے, جو مجھے فکر ہے وہ یہ ہے, حالیہ تاریخ میں جو ہوا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں خاص کر, لیکن کچھ ہماری رجیم چینج جب ہوئی ہماری حکومت کے خلاف, اس کے بعد میں نہایت سنجیدگی سے اور بہت احتیاط سے ہی بات کرنا ہوں کہ میں نوجوان یوتھ میں اور اپنے اداروں میں ایک فاصلہ دیکھ رہا ہوں جو نہیں ہونا چاہیے, جس سے میرا دل دکھتا ہے. ماضی میں یہ ٹرائبل بیلٹ میں ہوتا تھا تھوڑا بہت, جس کے لیے ہم اسمبلی میں کھڑے ہو کے, میں اور میرے جیسے ہمارے تحریک انصاف کے اور لوگ دوست سرباب کرتے تھے کہ فاصلے نہ ہوں, ہم یک جان دو قالب ہو, کیونکہ اس ملک کو بہت سے ایگزسٹینشل تھریٹس ہیں, سیکیورٹی سچویشن ہے, ہمارا دشمن ہر وقت ہماری طاق میں ہے, ہماری روز شہادتیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں, چاہے وہ فوج کی ہوں, چاہے وہ پیراملٹری کو یا پولیس یا عام پاکستانی کی ہوں. یہ جو ہوا ہے, یہ فاصلے ختم ہونے چاہیے. یہ میں چاہتا ہوں ہمارا نوجوان آج جو بڑا ہو رہا ہے, جو جس فیز سے آپ اور میں آج سے 10-12 سال گزرے ہیں پہلے, یا 15-20 سال پہلے, بالکل صحیح, کہ آج کا نوجوان جب اے لیولز کرے اور آج کا نوجوان جب ایف ایس سی کرے, وہ سب سے پرائیورٹی پہلے وہ پی ایم اے رکھے, اور اس کے ساتھ انجینئرنگ, پھر سول سروس, ساتھ میں میڈیسن. جس طرح ہمارے دور میں ہوتا تھا کہ ایک پرائیڈ ہوتا تھا کہ آپ نے آرم فورسز میں سرو کر رہے ہیں, آپ ایئر فورس میں سرو کر رہے ہیں, آپ نیوی میں جا رہے ہیں, آپ سول بیوروکریسی میں سی ایس ایس کر رہے ہیں. ان چیزوں سے آپ کا نوجوان اس وقت کدھر جا رہا ہے؟ وہ اچھا ہے اگر انٹرپرینورشپ کی طرف جا رہا ہے, لیکن وہ ایک فرار اختیار کر رہا ہے. ہر کوئی چاہ رہا ہے ملک سے باہر جائے, امریکہ میں جائے, یو کے میں جائے. یہ چیزیں دیکھیں, یہ چیز روکی تھی خان صاحب نے, جو برین نوجوان کو ڈرین ایک ہوپ دی ہو تھی. رہا ہے مایوسی کی وجہ سے, فرسٹریشن کی وجہ سے, وہ رکنا چاہیے, وہ رکنا چاہیے. اس سے ہمارے ملک کا نقصان آپ نے دیکھیں 2013 کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا, آپ ایم این اے بنے, 2018 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا, آپ ایم این اے بنے. آپ جانتے ہیں کہ پاپولیرٹی 22 میں بھی خان صاحب میرے حلقے سے ایم این اے بنے, 22 میں, ٹھیک ہے, ضمنی الیکشن میں بھی. تو دیکھیں اب 2024 8 فروری کو آپ کیا کرتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ چاہے آپ کے چیئرمین, میں نے کیا کرنا ہے, جو کرنا ہے اس نے کرنا ہے. بالکل جس نے صحیح, اس 9 اپریل کی رات کھڑا کیا اور جس نے یہ 80-78 دن جیل میں استقامت دی, وہی کرے گا جو کرے گا. میں کسی قابل نہیں ہوں. بالکل صحیح, بالکل. آخری تو ظاہری بات ہے, ہماری نگاہ اسی طرف ہوتی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ پاپولیرٹی اپنی جگہ پہ, بیانیہ اپنی جگہ پہ, مقبولیت اپنی جگہ پہ, قبولیت اپنی جگہ پہ, لیکن الیکشن لڑنا پولنگ ڈے ایک سائنس ہے. پولنگ ایجنٹس نہ ہوں, لوگوں کو باہر کیسے نکالا جائے گا, لوگ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہوں گے, لوگ اپنی ڈسکوالیفیکیشن کو چیلنج کرتے ہوئے عدالتوں میں بھاگ رہے ہوں گے, ان کی کیمپین کون چلائے گا؟ یہ بہت اپ ہل ٹاسک ہے خان صاحب, یہ کیسے پورا ہوگا؟ تم یہ بات مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جیل میں اکثر یہ سوچتے تھے, میں سوچتا تھا اڈیالہ جیل کی ڈیتھ سیل میں
जिस डेथ सेल में मुमताज कादरी साहब थे उसी में मैं भी था, उसी में मुझे भी रखा गया था। मैं रोज सुबह फजर की अजानें जब होती थी तो मैं जेल की सलाखों को देखता था और सोचता था कि अली मोहम्मद क्या करके आ रहे हो, मुल्क का नुकसान किया है, रियासत के खिलाफ तूने क्या किया है, तू कोई गद्दार है, दहशतगर्द है, मसला क्या है। फिर दिल को ये तसल्ली होती थी कि नहीं, जरूरी नहीं है कि ये सजा हो सकता है इम्तिहान हो। अपने दिल को खुश करने के लिए कहते थे कि नहीं, सजा नहीं है, ये इम्तिहान है। तो देखें, मैं अपनी यूथ को कहना चाहता हूँ, नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि आप मुश्किलात से ना घबराएं। ये एक तहरीक है पाकिस्तान को खूबसूरत करने की। इकबाल की विजन पे कायद की उस पाकिस्तान को उन धुंधलकों से निकाल के दुनिया के सामने प्रेजेंट करने की ये एक मॉडल स्टेट है। ये चाहता था हमारा कायद। वो जो लोगों ने कुर्बानियां दी थी जिसपे, और सिर्फ वो कुर्बानियां क्यों हम याद करें 47 की, ये तो एक लड़ी है। ये तो 47 से पहले 1757 जंग प्लासी और टीपू सुल्तान, और उससे पहले भी आप, ये पूरी एक लड़ी है जिसका समर है, जिसका हासिल वसूल है, जिसका नतीजा है, जो 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 कुर्बानियां थी उसका वजूद है पाकिस्तान। उस पाकिस्तान को दुनिया के सामने आश्कार करना कि देखें ये है वो पाकिस्तान जो हमारे पुरखे चाहते थे। सही। उसके लिए हमने हौसले नहीं हारने। ठीक है, कोई डिस्क्वालीफाई होगा, हम हुकूमत में इंशाल्लाह आएंगे, नहीं भी आए तो तरीके इंसाफ रहेगी, एक आवाज रहेगी। आखिर में वो कहते हैं ना, मुझे है हुक्म अज़ां ला ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह। अगरचे सही। बुत हैं जमात की जमात की आस्तीनों में, आस्तीनों में। इंशाल्लाह रहेंगे जी। खान भी रहेगा, हम भी रहेंगे, आप भी वैसे रहेंगे, मियां आपकी साहब भी जमात की रहेंगे, आस्तीनों में जो बुत मुकाबला थे, रहेगा। देखिए आपकी जमात की आस्तीनों में जो बुत थे, अच्छा है वो निकल गए अब। No, I would not say that. I would not say that. अच्छा। अमीर अब्बास साहब, I would not, क्या पता बुत अभी भी हों, क्या पता मैं वो बुत हूं। मुझे क्या हक है किसी और को जज करने का। मुझे क्या पता किसकी माँ या किस बच्चे की चीख से कोई कमजोर हुआ। बिल्कुल सही। मेरी भी माँ की आंखों का पानी खुश्क हुआ, ये मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ। उनका ऑपरेशन होने जा रहा है, लेकिन मैं किसी को जज करने नहीं बैठा। मैं अपना इधर बैठा हूँ कि मुझे अल्लाह ने इस्तिकामत दी। मैं इस पे अल्लाह करीम का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह, जिस विजन पे आज से 12 साल पहले इस आदमी के साथ में खड़ा था तूने, और वो विजन क्या था, वो ये विजन ये है। और मैं ये भी कहता हूँ, मुझे ये भी कहने दीजिए, मैं ये नहीं कहता नून या पीपल पार्टी में सारे खुदा न खास्ता कोई मुल्क दुश्मन है या कुछ फलाना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिस भी जमात में हो, मत छोड़ो खैर है अपनी जमात, मत आओ तरीके इंसाफ में, मत आओ, अपनी जमात में रहो। लेकिन एक काम करो, मुस्लिम लीग नून के वर्कर को कहता हूं, जम के रहो नवाज शरीफ साहब के साथ। लेकिन जब आपको लगे कि नवाज शरीफ साहब की बात पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है, आप सदाए एहतजाज बुलंद करो, आप डिफर करो, आप आर्ग्यू करो। ये है वो चीज जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हमें सीखने को मिली, जब जो चादरों का सवाल हुआ। इसी तरह पीपल पार्टी के वर्कर को कि आप उस विजन पे जाओ जो भुट्टो का था। अगर जरदारी साहब, बिलावल साहब कोई बात करें जो उस विजन के मुताबिक है, पाकिस्तान के मफाद में पक्के खड़े हो, लेकिन अगर वो खिलाफ है तो फिर तो आप उनसे अपनी हिम्मत इख्तलाफ पैदा करें, करो। इख्तलाफ यस, करें और और ये अपनी, देखिए ये वफादारियां। जब हम करेंगे ना, ये जब हम करेंगे ना, द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान वो क्या है। देखिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात तो मुझे खत्म करने दीजिए कि जब एक, आई थिंक लॉर्ड वेवल थे शायद, कि जब वो उनके पास आए, 2 घंटे उनको बात की, कायद आज़म वाज कीपिंग मम, कोई बात नहीं की। और उन्होंने यहां तक ऑफर किया कि मिस्टर जिन्ना, आप एक ट्रंकेटेड इंडिया को क्या करते हो, छोटा सा हिस्सा लेते हो, पूरा हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल आप क्यों नहीं बनते। कायद खामोश रहे और खामोशी से उठ के चले गए, कोई बात नहीं की। और जब जाने लगे तो वॉइस रॉय ने पूछा कि मिस्टर जिन्ना आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो कायद आज़म ने अपना हैट ठीक किया, पीछे मुड़ा। मैं अक्सर विजुअलाइज करता हूँ इस नजारे को, पीछे मुड़ के देखा और कहा, मैं यहाँ अपनी कौम का सौदा करने नहीं आया था। क्या बात, बहुत खूब, बहुत। मेरा ख्याल है इसी तारीख के $1 मिलियन स्टेटमेंट जो कायद ने जुमला बोला, इसी पे आपसे मैं इजाज़त दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब।